हेलो बच्चों। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मेरा नाम है दशरथ सिंह और ये है आपका प्यारा सा छोटा सा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स। तो इसके अंदर अभी हम क्लास 11 की फिजिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 2 इसके अंदर हम पढ़ रहे थे यूजेस ऑफ डायमेंशंस। सबको याद है भाई प्रीवियस क्लास? जिसको भाई जो पहली बार अटेंड कर रहा है, जिसने इससे पहले की प्रीवियस क्लास नहीं लिए, वो प्लीज प्रीवियस क्लास लेके आए इस चैप्टर की, ताकि ये चैप्टर सही से समझ में आ सके। बीच में उठ के आएंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने यूजेस ऑफ डायमेंशंस में पहला हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, हमने यूजेस ऑफ डायमेंशन विमाओं के उपयोग पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, विमाओं के उपयोग पढ़ रहे हैं। उसके अंदर हमने पहले पढ़ा था समरूपता का सिद्धांत। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। ये चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? ये कहता है कि सर कोई भी दो चीजें, ठीक है, अगर उनके डायमेंशन सेम है तभी उनको जोड़ा जा सकता है। डायमेंशन हमने पढ़ी है कि 7 तरह की डायमेंशन होती है, लेंथ, मास। ठीक है, तो 2 डायमेंशन उठा लेते एक बार के लिए, लेंथ और मास। तो ये कहता है सेम डायमेंशन को ही सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। मतलब इसकी लेंथ में इसकी लेंथ को जोड़ा जा सकता है, इसकी लेंथ में इसके मास को नहीं जोड़ा जा सकता। मीन्स अरे भैया 6 मीटर प्लस 4 मीटर कितने हुए? 12 मीटर। अब मैं तुम्हें बोल दूं 6 मीटर प्लस 4 kg, ये कितने हुए? तो ये जुड़ सकता है? नहीं जुड़ सकता। क्यों? क्योंकि इनकी डायमेंशंस अलग है। ठीक है, ये लेंथ है और ये वेट है या मास है। ठीक है भाई, तो इन दोनों की डायमेंशन अलग अलग है तो ये नहीं जुड़ सकते। और ये इन दोनों की डायमेंशन सेम है, मीटर मीटर, तो ये जुड़ गए। ठीक है, ये हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में पढ़ा था कि कोई भी दो चीजें जिनका सेम डायमेंशन है, फिजिकल क्वांटिटी, उनको आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसी का यूज हम करते थे, इसी प्रिंसिपल से हम देखते थे। इस प्रिंसिपल का क्या यूज था? इस प्रिंसिपल का यूज था कि सर हम किसी भी इक्वेशन के बारे में पता कर सकते थे कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। मीन्स मैंने आपको एक इक्वेशन दे दी, क्वेश्चन दे दिया है S बराबर ut प्लस हाफ at²। अब ये क्वेश्चन में मैंने आपको बोला कि चेक करिए कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या था? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है किसी भी इक्वेशन के अंदर, किसी भी फिजिकल इक्वेशन के अंदर उसके ईच पार्ट की जो डायमेंशन है वो सेम होनी चाहिए। मतलब किसी भी भौतिक समीकरण के अंदर जो समीकरण है, उस समीकरण के प्रत्येक भाग की जो विमा है वो समान होनी चाहिए। जैसे कि S क्या है? डिस्टेंस। ठीक है, इसकी विमा क्या होगी? लेंथ है ये, तो लेंथ की क्या होगी? मीटर। यूटी की क्या होगी? यू क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी की विमा क्या थी? मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड से सेकंड क्रॉस, तो मीटर। ए हाफ at² एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड स्क्वायर, सेकंड से सेकंड कट गया, ये मीटर। तो इन तीनों पार्ट की क्या है? विमा सेम है। चेक कर रहे हैं आप? मीटर मीटर मीटर। तो किसी भी फिजिकल इक्वेशन के अंदर, ठीक है, उसके ईच जो पार्ट है उसकी जो अगर डायमेंशन सेम है तभी वो डायमेंशनली करेक्ट है। ये अभी तक हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में। आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, इसको है प्लीज प्रीवियस क्लास अटेंड करें। तो हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा सर, फर्स्ट यूज ऑफ डायमेंशंस। इसके अंदर एक लिमिटेशन है। ठीक है, लिमिटेशन क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं S बराबर ut प्लस हाफ at², इसकी डायमेंशन अभी हम तीनों पार्ट की डायमेंशन निकाली, इसकी भी मीटर है, इसकी भी मीटर है, इसकी भी मीटर है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। भाई मैंने इसको लिख दिया ut प्लस at² लिख दिया, हाफ नहीं लिखा, तब भी इसकी मीटर आएगी, इसकी मीटर आएगी और
इसके मीटर आएगी। तब इन तीनों की डायमेंशन क्या आई, मीटर मीटर आई। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि प्रिंसिपल ऑफ जो होमोजेनिटी था, जो समरूपता का सिद्धांत था, वो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता। चाहे मैं यहाँ 5 लगाऊं चाहे 4 लगाऊं, उसको इससे कोई मतलब नहीं है। वो चेक करता है कि तीनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए या नहीं। ठीक है, डायमेंशन मैग्नीट्यूड पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो होमोजेनिटी क्या क्या में ये लिमिटेशन आ गई क्या, कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन, इट डज नॉट डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड। भैया इसको, ये तो मैग्नीट्यूड पे इसको पता ही नहीं है। इसको बस इतना पता है सेब है हमारे पास में। अब वो सेब 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, इसे नहीं, ये नहीं पता। ठीक है, तो यहां आगे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो सर प्रॉब्लम क्या आई, प्रॉब्लम ये आई, प्रॉब्लम ये आई कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो जरूर नहीं कि वो इक्वेशन करेक्ट ही हो। समझ में आया, ये भी डायमेंशनली करेक्ट थी, और ये भी डायमेंशनली करेक्ट है। डायमेंशनली तो दोनों ही करेक्ट है, लेकिन इक्वेशन करेक्ट कौन सी है, इक्वेशन करेक्ट तो सर ये है। ठीक है, तो एनी इक्वेशन विच इज डायमेंशनली करेक्ट नीड नॉट टू बी करेक्ट। ठीक है, मैं नोट भी करेक्ट। ओके, तो ये समझ गए इसका क्या लिमिटेशन है। सेकंड हम पढ़ेंगे अब यूज ऑफ डायमेंशंस के अंदर। यूजेस ऑफ डायमेंशन में सेकंड चीज हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट। हेडिंग डाल लीजिए, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। मतलब हम डायमेंशंस का यूज करके एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, वो कैसे करेंगे सर बताते हैं, उसी के लिए हम भाई हम एक एग्जांपल से ही करते हैं। ठीक है, हमें फैक्ट देखिए भैया, हम यहाँ पर सीखेंगे अंडरस्टैंडिंग, फिर इसको समझना है यहाँ। ठीक है, रटना नहीं है। तो ये जो भाषा है, जो लिखावट है, वो आपको किताबों में मिल जाएगी, यहाँ मैं आपको अच्छे से समझा सकता हूँ। तो हमने एक एग्जांपल से लेते हैं, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, सबको पता है। दबाव क्या होता है भाई, है? दबाव क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाला बल या यूनिट एरिया में लगने वाला फोर्स क्या है, प्रेशर है। ओके सर, प्रेशर फोर्स की डायमेंशन क्या है, m1 l1 t-2, एरिया की l2। तो प्रेशर की डायमेंशन क्या है, m1 l-1 t-2। भैया फिजिक्स पढ़ने से पहले ये सारे फॉर्मूले और उनकी डायमेंशंस रट लेना, क्योंकि बार बार काम आएगी तुम्हारे। हम आगे जाके बोले कि फोर्स की डायमेंशन ये है, तुमने पहले वाला चैप्टर पढ़ा ही नहीं, तो उसमें तुमने पढ़ा ही नहीं, तो तुम्हें पता ही नहीं कि भाई फोर्स की डायमेंशन हमने कैसे निकाली थी, कैसे नहीं निकाली थी। तो पहले देख के आना भैया, फिर हम लिखेंगे। फिर यहाँ से हर क्लास से प्रीवियस क्लास तो चैप्टर पढ़ा नहीं सकते। ठीक है, तो आप अटेंड करके आना। फोर्स की एरिया की हमने सबकी डायमेंशन निकाली थी। तो प्रेशर की डायमेंशन क्या होगी, m1 l1 t-2। ठीक है, अब प्रेशर को हमने पद्धतियां पढ़ी थी कि कितनी पद्धतियों से हम यूनिट को डिफाइन कर सकते हैं, जैसे SI, MKS, CGS। एक बार के लिए मैं SI लेता हूँ। ठीक है, तो 1 पास्कल SI यूनिट में। ठीक है, मास को SI यूनिट में किससे दिखाते हैं, kg से। लेंथ को किससे दिखाते थे, मीटर से। एक बार के लिए इसको हटा दें। और टाइम को किससे दिखाते थे, सेकंड से। अब हम 1 CGS पास्कल निकालते हैं, कितना होगा। हम 1 पास्कल और 1 CGS पास्कल, इन दोनों को, 1 पास्कल को CGS पास्कल में अगर हमारे को कन्वर्ट करना हो तो हम उसके लिए डायमेंशन का यूज कर रहे हैं अभी। ठीक है, कि 1 पास्कल कितने CGS पास्कल के बराबर होगा। अब इसका हम डायमेंशन से निकालेंगे। देखना, CGS में हमने पढ़ा था मास को हम ग्राम लिखते हैं, लेंथ को हम सेंटीमीटर लिखते हैं, और टाइम को सेकंड लिखते हैं। पढ़ा था। तो भैया यहां से 1 पास्कल अपॉन 1 CGS पास्कल बराबर हो गया kg 1 मीटर -1 सेकंड -2 अपॉन ग्राम 1 सेंटीमीटर -1 सेकंड -2। ये दोनों कट गए, ये तो इक्वल है तो कट गए।
केजी को मैंने बदला तो 1000 ग्राम हो गया, ठीक है, ओके, ये 1 है तो 1 ही रहा, ग्राम नीचे ग्राम रह गया। अब देखो ये मीटर नीचे आएगा, ये -1 है ना, ऊपर सेंटीमीटर चला जाएगा, ऊपर तो 1 सेंटीमीटर ही रहेगा, नीचे 1 मीटर आएगा, उसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम, 100 से ये, तो 1 पास्कल अपॉन 1 सीजीएस पास्कल इक्वल टू 10, तो 1 पास्कल किसके इक्वल हो गया 10 सीजीएस पास्कल। समझ में आया कैसे हम डायमेंशन का यूज करके कन्वर्जन ऑफ यूनिट करेंगे, आया समझ में? तो ये सेकंड हो गया। नेक्स्ट, अरे भैया समझ आ रहा है सबको? आई होप सबको समझ आ रहा हो, ठीक है। जो बंदे जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम से हैं या जो बंदे हिंदी मीडियम से हैं, तो हिंदी मीडियम वालों को प्रॉब्लम आएगी थोड़ी, क्योंकि ये मोस्टली 60% इंग्लिश में होगी, 40% हम हिंदी में बोलने की कोशिश करेंगे बीच बीच में। तो थोड़ा आप अगर बाईलैंग्वेज भी सीखते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप कंपटीशन में जाएंगे, कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं कंपटीशंस में कि वो हिंदी में करेक्ट होते हैं कभी कभी, लेकिन इंग्लिश में करेक्ट नहीं होते, और कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो इंग्लिश में करेक्ट होते हैं और हिंदी में करेक्ट नहीं होते। तो वहाँ बाईलैंग्वेज का बहुत असर पड़ता है कि आप दोनों में देख सकते हैं, आपको कंफ्यूजन हो रही है तो इंग्लिश में आपको सही समझ में आ जाए तो ठीक है। तो अगर फिजिक्स आपको बाईलैंग्वेज आ रही है बेस्ट है, उससे अच्छा कुछ है ही नहीं, ठीक है। थर्ड हम पढ़ेंगे थर्ड यूज ऑफ डायमेंशन है ड्यूरेशन रिलेशन among the physical quantity, ठीक है। तीसरा जो हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ डायमेंशन वो है कि अब हम फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशन डेवलप करेंगे, वो भी किसका यूज करके, डायमेंशंस का यूज करके। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन से समझते हैं हम, तो सबसे अच्छा वही है भाई, ठीक है। मान लीजिए हमें बोला गया, एक मिनट पानी पी लो, हमें बोला गया टाइम टी मास पर डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि टाइम टी मास के ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, जी पे डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन दे दिया। अब मास पे कितना डिपेंड करता है, उसके प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये हमें नहीं दिया गया, हमें सिर्फ ये दिया गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ABC लिया, ठीक है। अब A की वैल्यू 1 हो सकती है, -1 हो सकती है, 2 हो सकती है, वो कुछ भी डिफाइन नहीं है, सिर्फ ये डिफाइन गया है कि T मास पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर डिपेंड कर रहा है और ग्रेविटेशनल पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ये नहीं बताया गया, सिर्फ तुम्हें पता है क्या बोला जाएगा, तुम्हें बताया जाएगा कि टाइम टी मास पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है और जी पे डिपेंड करता है। अब देखिए ना उसने प्रोपोर्शनल बोला ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोला, उसने बोला सिर्फ डिपेंड करता है, तो डिपेंड करता है तो ठीक है, मास के प्रोपोर्शनल लेके ए रख दिया। अब ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 होगी तो इन प्रोपोर्शनल हो जाएगा, -1 होगी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। सेम हम यहाँ पर बी और यहाँ पर सी ले लेते हैं, ठीक है। एल की पावर भी कुछ भी हो सकती है और सी की पावर भी कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं पता, ठीक है। अब इसने बोला कि इन फिजिकल क्वांटिटीज को यूज करते हुए इनके बीच में रिलेशन डेवलप कीजिए, ठीक है सर। तो टाइम टी किस पर डिपेंड कर गया, m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c पर, ठीक है। तो t बराबर क्या आ गया, k m की पावर a, l की पावर b, g की पावर c, तीनों पे डिपेंड करता है, तीनों को यूज कर लिया, ठीक है। हमने इसको प्रोपोर्शनल को हटाया तो एक साइन आया k, ठीक है। k क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, ठीक है। इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। अब देखिए P बराबर K मास पे A, लेंथ L क्या है, लेंथ B। अब G क्या है, G क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण
तो गुरुत्वीय त्वरण को हम क्या लिखते हैं, त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी डायमेंशन हमने निकाली थी, त्वरण की क्या होती है, L1 T-2। ठीक है, मास की m लिख दी, लेंथ की l लिख दी, और ग्रेविटेशन की हमने निकाली थी, एक्सेलरेशन की क्या होती है, L1 T-2। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, टाइम है, तो क्या मैं इसको m0 L0 और T1 लिख सकता हूँ। अरे भैया ये क्या था, T1 ही था, T था, यानी T की पावर 1 है, तो इसको हमने विमीय रूप में लिख दिया, डायमेंशनल फॉर्म में लिख दिया, तो T1 लिख दिया। अब देखो m0 और L0 था, तो ये 1 1 हो जाएंगे, वापस T1 ही आ जाएगा। इक्वल टू क्या है, K m की पावर a, l की पावर b, l की पावर -2c, सॉरी l की पावर c और t की पावर -2c। ठीक है, m0 L0 T1 इज इक्वल टू K m की पावर a, l की पावर b प्लस c, t की पावर -2c। सही है भैया, इसको खोल लीजिए, ब्रैकेट को खोलेंगे तो l की पावर c और t की पावर -2c आ गया। ठीक है, दोनों के बेस सेम है तो उनकी ये घात जुड़ जाएगी, b प्लस c हो गया और t की पावर -2c हो गया। ठीक है, अब कंपेयर करेंगे यहाँ से m की पावर 0, m की पावर a इधर, तो a बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। l की पावर b प्लस c, l की पावर 0, तो b प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो b बराबर -c। t की पावर -2c और इधर t की पावर 1, तो -2c इज इक्वल टू 1, c बराबर -1/2। ठीक है, तो b की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 1 -1/2 पुट करेंगे तो 1/2। समझ में आया। अब इन a b c की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो t बराबर क्या आ गया, t बराबर आ गया k m की पावर a, l की पावर 1/2, g की पावर -1/2। तो t बराबर क्या आ गया, k m की वैल्यू 0, तो ये 1 हो गया, रूट l अपॉन, ये रिलेशन निकल गया इनके बीच का। ठीक है, तो एक बार दोबारा से समझा देता हूँ भैया। यहाँ देखिए, दारू नहीं है भाई, ठीक है ना, कहीं दारू समझ के बदनाम करते हुए, ये है टाइम। ठीक है, अब ये टाइम क्या कर रहा है, ये टाइम डिपेंड कर रहा है मास, लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे। ये हमें क्वेश्चन दिया गया, जब हमें पूछा गया तो हमें ये नहीं बताया गया कि सिर्फ इसमें बोला गया डिपेंड करता है, तो हमने मान लिया कि m की पावर a है, l की पावर b है और g की पावर c है। वो तीनों कुछ भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, हमने ये डिफाइन नहीं किया। ठीक है, ये तीनों पे डिपेंड करता है, तो तीनों पे डिपेंड करता है, तो t प्रोपोर्शनल टू m की पावर a, l की पावर b, g की पावर c। ठीक है, अब इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाया तो हमने के कांस्टेंट लगा दिया, जो डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, मतलब इसका कोई भी डायमेंशन नहीं है। ठीक है, मास को हमने m से दिखा रखा है, लेंथ को कैपिटल L से, हमने लेंथ की डायमेंशन हमने कैपिटल L से दिखा दी। अब g क्या है, एक्सेलरेशन की हमने डायमेंशन निकाली थी, L1 T-2। ठीक है, वो यहाँ पुट करेंगे तो k m की पावर a, l की पावर b, अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो l की पावर c, t की पावर -2c, तो k बराबर m की पावर a। अब इन दोनों के बेस सेम है तो ये घात जुड़ जाएगी, l की पावर b प्लस c, t की पावर -2c। अब इस T1 को मैं क्या m0 L0 T1 लिख सकता हूँ, क्योंकि इन दिन m0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, L0 की वैल्यू 1। ठीक है, किसी भी अगर बेस का घात 0 है, ठीक है, उसकी पावर 0 है तो 1 ही होता है, तो ये दोनों 1 होंगे तो ये T1 ही रह जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो क्या हो गया भैया, अब यहाँ से हम इनको कंपेयर करेंगे, m की पावर 0, m की पावर a, क्योंकि अगर इक्वल है तो इनके ऊपर की घात भी इक्वल होगी। तो m की पावर a बराबर 0 और b प्लस c क्या है, 0 के इक्वल है तो b बराबर -c। यहाँ से c की वैल्यू पहले निकालेंगे हम, c क्या हो गया, -2c इक्वल टू 1, तो c बराबर -1/2, c की पावर -1/2 पुट करेंगे यहाँ पर, तो b की वैल्यू आ गई 1/2। इस वैल्यू को a b c की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, तो t बराबर k m की पावर a, a की वैल्यू कितनी, 0, m0 1 हो जाएगा, l की पावर 1/2, g की पावर -1/2, -1/2 है तो g नीचे आएगा, और l की पावर 2 और g की पावर 1/2, दोनों ब्रैकेट वो हटेगी तो ब्रैकेट लग जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए अगर किसी को लिखना हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हम क्वेश्चन से ही करते हैं।
ठीक है, एक और क्वेश्चन लिख लीजिए। हम क्वेश्चन लिखा गया लैम्बडा दिया गया, डिपेंड करता है मास पर, ठीक है, वेलोसिटी पर और h प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। ये तुम्हें दिया गया कि इन तीनों पर डिपेंड करता है। मान लिया वापस m की पावर a है, v की पावर v है और h की पावर c है, ठीक है। सेम वैसे ही लैम्बडा h बराबर क्या हो गया, लैम्बडा डिपेंड्स m की पावर a, v की पावर b, h की पावर c, ठीक है। ये हटेगा तो क्या आएगा भाई, k आएगा, m की पावर a, v की पावर b, h की पावर c। अब एक बार के लिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ से समझ में आया। अब देखिए लैम्बडा क्या है, लेंथ है तो इसकी डायमेंशन हम L1 लिख सकते हैं। अब डायमेंशन को कंपेयर करेंगे, k की डायमेंशन k, मास की क्या होगी पावर m, वेलोसिटी की क्या होगी L1 t-1, ठीक है। इसकी क्या होगी लेंथ कांस्टेंट की m1 L2 t-1, ठीक है। इसकी m1 L2 t-1 होगी, इनको ब्रैकेट को खोलिए तो k m की पावर a, l की पावर b, t की पावर माइनस b, m की पावर c, l की पावर 2c, t की पावर माइनस c। अब m वालों को जोड़ दीजिए, l वालों की पावर जोड़ दीजिए और t की पावर अलग जोड़ दीजिए। k m की पावर क्या आ गई a प्लस c, l की पावर क्या आ गई b प्लस 2c और t की पावर क्या आ गई माइनस b माइनस c, ठीक है। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं m0 l0 सॉरी l1 और t0 इज इक्वल टू k m की पावर a प्लस c, l की पावर b प्लस c और t की पावर माइनस b c, ठीक है। तो अब माइनस सी क्या है, 0 के बराबर है, तो c बराबर क्या हो गया माइनस बी, अरे माइनस बी माइनस सी 0 के बराबर है, t का t से कंपेयर करेंगे, ठीक है। माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0, तो c बराबर माइनस बी। अब यहाँ से b प्लस सी किसके इक्वल है 1 के, b c की वैल्यू क्या है भैया, सही है ना, हाँ। तो b प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई, c की वैल्यू माइनस बी, सॉरी गलत हो गया, ये 2c होगा ना, तो b प्लस 2c की वैल्यू क्या आ गई 1 b। अब यहाँ 2c की वैल्यू पुट करेंगे माइनस बी इजकल टू 1, तो माइनस बी इजकल टू 1, तो b की वैल्यू आ गई माइनस 1/2, सॉरी b की वैल्यू आ गई -1, b की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो c की वैल्यू क्या आ गई 1, ठीक है। और a प्लस सी इजकल टू 0, ठीक है। a की वैल्यू c की वैल्यू पुट करो इसके अंदर 1 इजकल टू 0, तो a बराबर -1। तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ गई, हमारे पास आया a बराबर -1, c बराबर 1 और b बराबर 1, ठीक है। इनकी वैल्यू पुट करिए इसके अंदर, क्या है इसके अंदर पुट करेंगे तो k m की पावर 1 सॉरी -1, v की पावर 1 और h की पावर -1 इजकल टू k h अपॉन एम बी। लैम्बडा बराबर क्या आ गया के एच अपॉन एम बी। ये यहाँ से रिलेशन डेवलप हो गया, बहुत ईजी है, इसमें कुछ 30 मार्क का है, कुछ ऐसा दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है। आई होप ये समझ आएगा सबको, ठीक है। सेम क्वेश्चन दिया गया, हमें बोला गया कि लैम्बडा तरंग दैर्ध्य डिपेंड करता है मास वेलोसिटी और प्लैंक्स कांस्टेंट पर, बस इतना बताया गया। हमने माना कि मास की पावर a है, v की पावर b है और h की पावर c है, ठीक है। उन तीनों को हमने ऐसे फॉर्मेट में लिख दिया, इसको हटाया तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट लगाया, ठीक है। अब लैम्बडा की डायमेंशन हम l लिख सकते हैं क्योंकि ये तरंग दैर्ध्य क्या होती है, लेंथ होती है ना, वेवलेंथ, ठीक है। तो
अब वेवलेंथ की क्या हो गया, एल से दिखा दिया 1 हो गया, मास को m दिखा दिया, वेलोसिटी को L1 t-1 दिखा दिया। इसकी डायमेंशन ये होती है, प्लैंक्स कांस्टेंट की हमने निकाली थी m1 L2 t-1, ठीक है। इसकी क्या है, c है। अब यहाँ से दोनों ब्रैकेट खोलेंगे तो m की पावर a आ गई, इधर से l की पावर b, t की पावर -b, फिर ये वाला ब्रैकेट खुलेगा m की पावर c, l की पावर 2c और t की पावर -c आ गया, ठीक है। m वालों को एक जगह कर दो, l वालों को एक जगह और t की पावर t वालों की घाते आपस में जोड़ दो, ठीक है। तो हमारे पास फिर हमने इसको लैम्बडा को क्या लिख दिया, इसको हमने लिख दिया m0, L1 और T0 के फॉर्मेट में लिख दिया। अब इधर दोनों पक्ष को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ABC की वैल्यू आ जाएगी, ABC की वैल्यू उठा के इस यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास लैम्बडा बराबर KH/MB आ गया। बहुत ईजी है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, ठीक है। तो हमने डायमेंशंस के सारे यूज पढ़ लिए कि डायमेंशन कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट क्या था, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, सेकंड क्या था, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, थर्ड क्या है, डिराइविंग एंड डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज। अब इस जो इसकी कुछ लिमिटेशन, ठीक है। आप डायमेंशन का यूज करके फिजिकल क्वांटिटी में हर बार रिलेशन नहीं डेवलप कर पाएंगे। जैसे कि फर्स्ट तो ये है कि अगर कहीं पर कोई फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, कोई भी भौतिकी इकाई अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, वहां हम ये यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अभी तक हमने जितने पढ़े आपने देखा होगा MVH 3 तक ही था, लेकिन अगर 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज हो जाएगी तो हम वहां पर रिलेशन डेवलप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इफ एनी फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, इट्स फेल, ओके। सेकंड क्या है, सेकंड ये है कि सर ये जो के बार बार आप ले रहे हैं, कि जो हम ये यूज कर रहे हैं डायमेंशनलेस, ठीक है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, इस डायमेंशनलेस कांस्टेंट के बारे में भी ये कुछ डिफाइन नहीं करता, ठीक है। हम हर बार ये के को यूज कर लेते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं कि हर इक्वेशन में के सेम थोड़ी होगा। अरे हर जगह कांस्टेंट के ही थोड़ी रहेगा, हर फॉर्मूले में हमने पढ़ा था वहां हर जगह कांस्टेंट के ही थोड़ी रहता है, कांस्टेंट तो चेंज होते रहते हैं, लेकिन ये सिर्फ डायमेंशनलेस कांस्टेंट के ही मान के चलता है। तो ये हमें डिफाइन नहीं करता कि डायमेंशनलेस कांस्टेंट के है क्या आखिर में, ठीक है। तो ये भी एक इसकी लिमिटेशन है कि ये के बारे में कुछ नहीं बताता। सेकंड कहता है, ये कहता है कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज किसी किन्हीं भी दो फिजिकल क्वांटिटी या उनसे ज्यादा के सम पे डिपेंड नहीं करती, जैसे कि अगर बोला गया S प्रोपोर्शनल टू UT प्लस हाफ AT², ठीक है। तो यहाँ पर दो फिजिकल क्या किया जा रहा है, दो फिजिकल क्वांटिटीज के सम के ऊपर ये डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, तब भी ये फेल हो जाएगा। अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज का सम हो रहा है तो वहां भी हम रिलेशन डेवलप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दो या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज का चाहे सम किया जा रहा है या सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, उनको जोड़ा जा रहा है, उनको घटाया जा रहा है, वहां भी हम उनके बीच में रिलेशन डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो तीन कौन कौन से हो गए, फर्स्ट ये हो गया कि अगर फिजिकल क्वांटिटी सर कोई कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है तो वहां पर हम रिलेशन नहीं बना पाएंगे, ठीक है। ये भी भैया सिर्फ रिलेशन 3 ही बनाता है, तुम जैसे नहीं है आजकल कि किसी लड़के के किसी लड़कियों के 4 रिलेशन 5 रिलेशन चल रहे, नहीं भैया, इसकी भी लिमिट है। ये कहता है अगर 3 तक रिलेशन रखोगे तब तक हम सहन कर पाएंगे, उसके आगे हम सहन नहीं कर पाएंगे। तो 3 तक ही, अगर 3 फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है तब ये सहन कर सकता है, ठीक है। उसके बाद में डिराइव नहीं कर सकते। सेकंड इसकी लिमिटेशन है कि सिर्फ डायमेंशनलेस कांस्टेंट के बारे में बताता ही नहीं है। हर जगह चाहे प्लैंक्स में यूज करना हो चाहे कहीं यूज करना हो, सिर्फ ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट कह के के को छोड़ देता है, उसे डिफाइन नहीं करता, उसके बारे में बताता नहीं स्पेसिफिक कि ये है क्या, ठीक है। थर्ड इसका है कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटीज की दो फिजिकल क्वांटिटीज के सम पे डिपेंड करती है, ठीक है, या उनके सब्ट्रैक्ट पे डिपेंड करती है, तब भी हम उनके बीच में रिलेशन नहीं बता पाएंगे। समझ में आया? तो यही क्या आपका खत्म होता है यूजेस ऑफ डायमेंशन, ठीक है। इतना ही यूज कर पाएंगे आप डायमेंशन को। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इनसिग्निफिकेंट नंबर्स क्या होते हैं या सिग्निफिकेंट नंबर क्या होते हैं, ठीक है।
कौन से नंबर इनसिग्निफिकेंट है और कौन से नंबर सिग्निफिकेंट है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए प्लीज जिसे कुछ समझ नहीं आया कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं कोशिश करूंगा कि अगली क्लास में दोबारा उसे समझाने की। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, शुभ रात्रि।